गुड मॉर्निंग। 11th क्लास हम चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कशन किया था। प्रोटीन की जो डिफरेंट जो शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 के अंदर कहीं कहीं कुछ टेबल दे रखी है और कुछ फिगर्स हैं, तो वो भी आप देखना, एक बार हाथ से ड्रॉ भी करना, लिखना भी। जैसे कि एक टेबल है, उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बता रखा है, वो आप रीड आउट करना, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जो लिविंग सिस्टम्स है, बच्चों जो लिविंग सिस्टम है या जो सेल है, उसके अंदर उसकी कॉम्पोजिशन की एक टेबल दे रखी है कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो वाटर होता है, 70 से 90% वाटर होता है। फिर उसके बाद में 10 to 15% प्रोटीन है और फिर कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का है और अदर कंपोनेंट्स हैं। तो एक सेल के अंदर में मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। इसके अलावा बच्चों प्रोटीन से रिलेटेड एक टेबल दे रखी है, वो भी आप रीड आउट करना, ठीक है। तो कल हम प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो बच्चों जो सबसे ज्यादा एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो लार्ज अमाउंट में जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, वो प्रोटीन है कोलेजन। क्या नाम है उस प्रोटीन का? कोलेजन। ये एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी? कोलेजन। क्लियर है बेटा? तो एनिमल्स के अंदर जो कोलेजन है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं कंप्लीट वर्ल्ड की बात करूं, कंप्लीट अर्थ की बात करूं, तो यहाँ पर रूबिस्को नाम का जो प्रोटीन है, ये एक एंजाइम है रूबिस्को, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है ना, रूबिस्को। ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो बच्चों ये एंजाइम प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और इसके द्वारा जो कैल्विन साइकिल जो है ना, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है उसके अंदर। तो जो कैल्विन साइकिल है वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर रूबिस्को एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। तो जो रूबिस्को एंजाइम है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम, ये पूरा नेम है। और ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूं तो कोलेजन, और अगर सब ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रूबिस्को जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बच्चों, पॉलीसेकेराइड्स की बात करूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है, ठीक है ना, और इनुलिन है, तो ये सब पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो कई सारी मोनोमर यूनिट से मिलने से बनते हैं। जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो जो पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होती हैं वो कई सारी मोनोमर यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। जब सिंगल मोनोमर होता है तो इसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, जब दो मोनोमर मिल जाते हैं तो इसे डाइसेकेराइड कहते हैं, और जब कई सारे मोनोमर जो यूनिट्स मिलती है तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। बच्चों पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों मैं अगर स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है
और स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है और इसके अंदर जो आयोडीन मॉलिक्यूल है वो फंस जाते हैं। जब हम आयोडीन देते हैं स्टार्च को तो वो उसके अंदर फंस जाते हैं और इसीलिए स्टार्च आयोडीन के साथ में ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, जबकि सेलुलोज शो नहीं करता। जबकि सेलुलोज आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता, इस वजह से उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो वो जो पॉलीसेकेराइड्स भी बायोमॉलिक्यूल हैं जो कि कई सारी मोनोमर यूनिट्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बंधने से फॉर्म होते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों वो है कई सारी जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड लिंकिंग द मोनोमर यूनिट। कौन कौन सी बॉन्ड्स ऐसी हैं जो मोनोमर यूनिट्स को लिंक करती है, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा रहा हूँ। मैं आपको 4 टाइप की बॉन्ड एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है। बॉन्ड्स लिंकिंग द वेरियस मोनोमर यूनिट। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या लेते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सेकंड लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और थर्ड लेते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फोर्थ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में 4 बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। ये 2 एमिनो एसिड्स के बीच में बनती है। एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एसिड का एमिनो ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इनमें से डिहाइड्रेशन होने पर यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। COH से OH और NH2 से H ग्रुप H निकलता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड और 2 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। सेकेंड लेते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बच्चों 2 ग्लूकोज के बीच में, 2 फ्रक्टोज के बीच में या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। 2 ग्लूकोज के बीच में, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के बीच में या फ्रक्टोज फ्रक्टोज के बीच में, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स की जो यूनिट्स हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा चेन बनाती है। ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है बच्चों? ये आपको डीएनए एंड आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है बच्चों के डीएनए की जो यूनिट्स बनती है, तो जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो अगले न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट रहता है फॉस्फेट के द्वारा। ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो जो फॉस्फेट होता है एक तरफ तो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर से और दूसरी तरफ दूसरी डीऑक्सीराइबोस शुगर से कनेक्टेड रहता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि फॉस्फेट एक है और एस्टर बॉन्ड 2 बनती है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये बच्चों मैं बना के बता देता हूँ आपको। आप देखिए इधर, जैसे मान लो किसी एक धागे की बात करें अगर हम डीएनए की, मान लो ये राइबोस शुगर है।
सपोज करो बच्चों यहाँ पर एडेनिन अटैच हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एडेनिन अटैच हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ये बच्चों डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन की शुगर होती है ये। तो अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जो एक धागा बनता है डीएनए का, तो उसके अंदर की ओर तो एक नाइट्रोजन बेस आ गया, फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। फर्स्ट कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है। ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। अब इस थर्ड कार्बन से एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। क्लियर हो गई बात आपकी? और तो इस शुगर के तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अब जो दूसरी शुगर है वो यहां आ जाएगी, ये देखिए बच्चों क्या होता है कि जो डीएनए का धागा है वो कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है, अंदर की ओर जो है नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है ना। तो देखिए मान लो ये एक शुगर है, ठीक है, फिर एक फॉस्फेट है, फिर एक शुगर है। तो जो फॉस्फेट होता है एक शुगर के तो थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और दूसरी शुगर के फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड है। तो ये एक एस्टर बॉन्ड हो गया, ये भी एक एस्टर बॉन्ड हो गया, है ना, और यहाँ फॉस्फेट हो गया, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनके बीच में बनती है, ये एक वीक बॉन्ड होती है, ठीक है ना। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अंडरस्टूड बेटा? तो ये 4 टाइप्स की जो बॉन्ड है ये देखने को मिलती है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए, एक दिशांत, हाँ दिशांत ने अपना नाम सही कर लिया बेटा। स्कूल का जो नेम है उसी नेम से आप क्लास में एंटर हुआ करो, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मेटाबॉलिज्म के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अगर वो लिविंग है तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रेगुलरली चलता है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमारे अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट कभी नहीं आती। इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो डेड है, खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात है कि अगर लिविंग है तो लगातार रिएक्शंस चलेंगी बॉडी के अंदर, और वो इक्विलिब्रियम की और होंगी। जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो वो लिविंग स्टेट जारी रहेगी।
तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म क्या है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस चलती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, और इन्हें हम कमांडली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, और इनकी रिएक्शंस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और बी है एनाबॉलिज्म। बी क्या है? एनाबॉलिज्म। अब मैं आपको बताऊं बच्चों कि सपोज करो आपने फूड लिया, आपने भोजन किया, फूड का डाइजेशन हुआ और सेल के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसका ब्रेकडाउन हुआ। क्या हुआ? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ। तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू टाइप्स की है, कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो पहले कैटाबॉलिज्म होता है, फिर एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म के दौरान जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड के, उनका ब्रेकडाउन होता है, उनका सिंपलर वन में कन्वर्जन होता है, और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब उन सिंपल मॉलिक्यूल्स के द्वारा और एनर्जी के कंजप्शन के द्वारा वापस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो फॉर्म होते हैं। तो पहली जो कंडीशन थी वो कैटाबॉलिज्म है, और जो सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एनाबॉलिज्म है। यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, उसके दौरान एनर्जी भी बनेगी, सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसा भी उनका डेवलपमेंट है वहां पर उन सिंपल एलिमेंट्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स का और एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और तो इसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। पहले ब्रेक डाउन होना कैटाबॉलिज्म, फिर वापस से न्यू मॉलिक्यूल्स का बनना, ये क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो वो तो ये मेटाबॉलिज्म का टॉपिक था। इसके बाद में बात करते हैं कि जो डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग, डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग बच्चों ये एक हेडिंग दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक में। इसका क्या मीन है? डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग का मतलब है कि जो लिविंग है ना वो कॉन्स्टेंटली जारी है, रनिंग है। मतलब लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है, लिविंग बॉडी है, तो वहां पर लगातार रिएक्शंस जारी है अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन कभी भी जब तक डेथ नहीं होती है, जब तक डेथ कंडीशन नहीं आती है, तब तक वो रिएक्शंस जारी रहती हैं अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए। तो कभी भी किसी लिविंग बीइंग के अंदर या लिविंग सेल के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। क्लियर होगी बात? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डायनेमिक स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंजाइम। अब आपके बायोमोलिक्यूल का मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। अब एक स्पेशल टॉपिक है, वो है एंजाइम। एंजाइम का जो हम डिस्कस करेंगे।
बच्चों यहाँ पर मैंने 2 और 3 लाइंस लिखी हैं। एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम भी एक प्रोटीन है। एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। इनकी डिस्कवरी एडवर्ड बकलर ने की थी। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है वो जाइमेज है, और किससे की थी? यीस्ट सेल से डिस्कवरी की थी। जो फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम है वो यूरिएज है। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम कौन सा है बेटा? यूरिएज है। ये आप नोट कर लो बेटा, क्योंकि ये चैप्टर आपको बुक से रीड करना है ना, ये एक बार नोट कर लीजिए, है ना। आप इनको नोट कर लीजिए, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बकलर। ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंजाइम जाइमेज और फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड जो एंजाइम है वो यूरिएज है। आप सभी रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी बुक में लिख लेना, क्योंकि बुक में ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं अपन एंजाइम पर। बच्चों एंजाइम जो होते हैं वो लिविंग सिस्टम्स के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर फॉर्म होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है, तो एंजाइम लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों एंजाइम का नेचर क्या है कि लो टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ना, वो एक एवरेज टेम्परेचर है। यहाँ पर सभी एंजाइम सही से वर्क करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म भी इजीली कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो लो टेम्परेचर होने पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब भी टेम्परेचर होता है तो जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाता है, उनकी बॉन्ड टूट जाती है। क्लियर होगी बात? तो जो 27 डिग्री या 30 डिग्री है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो कि कंफर्ट रहता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। लेकिन बच्चों कई थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, तो उनके अंदर के जो एंजाइम है वो 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, तो उससे जो एंजाइम प्राप्त होता है वो 80-90 डिग्री पर भी सही रहता है, स्टेबल रहता है। तो थर्मोफिलिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो एंजाइम मिलते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्लियर होगी बात आपके? इसके बाद में बात करते हैं एंजाइम के नेचर के बाद में। सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये बेटा नोट कर लिया आपने? एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए कि आपने नोट कर लिया। ये एक साथ सारे हैंड रेज कर दीजिए कि हाँ आपने नोट कर लिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए कोई बात, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया जिसने भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, और फिर एंजाइम का क्या रोल है वहां पर। बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कुछ जो सबस्ट्रेट हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, और ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है। मैं दोबारा बता देता हूँ केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which two or more substrate or reactant reacts with each other
and they convert into the new product. That is called chemical reaction. And the symbolic presentation of a chemical reaction is called chemical equation. दोबारा सुन लीजिए, symbolic presentation of a chemical reaction is called chemical equation. तो बच्चों यहाँ पर मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है. इस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर एक एरो है. इस एरो से पहले ये जो कंपाउंड है ये सबस्ट्रेट है या फिर रिएक्टेंट है. ठीक है ना. एरो के इधर ये क्या है, सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है. बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये आपस में रिएक्शन करते हैं. और एरो के बाद में ये जो है यहाँ पर बेरियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो एरो से पीछे जो है रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, और एरो के बाद में क्या है, प्रोडक्ट है. क्लियर होगी बात आपके. यहाँ पर इनकी जब रिएक्शन होती है तो सल्फेट यहाँ आ जाता है बेरियम पर, और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो H2 के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है. तो बच्चों यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की रेट होगी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. यहाँ पर डेल्टा P प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को शो कर रहा है और डेल्टा T कांस्टेंट टाइम को, कि एक डेफिनेट टाइम के बाद में इतने प्रोडक्ट बनेंगे या कांस्टेंट टाइम के बाद में जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या है, केमिकल रिएक्शन की रेट है. केमिकल रिएक्शन की क्या है, रेट है. क्लियर होगी बात बेटा. अब बात करते हैं हम एंजाइम का क्या रोल है. एंजाइम बच्चों एक कैटालिस्ट है. एंजाइम एक कैटालिस्ट के रूप में अपना रोल प्ले करता है. ठीक है ना. यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं. ये रिएक्शन देखिए बच्चों कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, H2CO3 बना रहे हैं. आगे बात समझ में, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं. बच्चों यहाँ पर एंजाइम का क्या रोल है. एंजाइम का रोल ये है कि एंजाइम एक कैटालिस्ट का रोल प्ले करता है. कैटालिस्ट वो मेटल, आयन या वो एलिमेंट है या वो एंजाइम है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को रेज कर देता है, राइज कर देता है. ठीक है ना. और खुद अनअफेक्टेड रहता है. तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं. तो बच्चों जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो अपने नॉर्मल स्पीड से होती है और उसमें टाइम भी लगता है. लेकिन जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम ऐड हो जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो एक्सीलरेट हो जाती है, राइज हो जाती है, और जो वहां पर बहुत ही कम टाइम लगता है और जल्दी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ पर बच्चों CO2 और वाटर की रिएक्शन में अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट ऐड हो जाता है तो फिर कार्बोनिक एसिड बहुत जल्दी बनता है. क्लियर होगी बात. तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्लियर है बेटा. अब बात करते हैं हम बच्चों कई बार ये देखने को मिलता है कि लिविंग सिस्टम के अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो केमिकल रिएक्शन के पाथवे को भी चेंज कर देती है.
जैसे कि अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के अंदर एट फर्स्ट रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन जब होता है तो जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम पहले यीस्ट की। यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उनमें फिर पायरुविक एसिड, कुछ अदर एंजाइम्स होते हैं उनमें, वो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं इथाइल अल्कोहल में। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से हमारी मसल्स के अंदर जब एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और वही अगर मैं लिविंग सेल्स की बात करूं जिनके अंदर एरोबिक कंडीशन पाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुविक एसिड है ये कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम होने से जो पाथवे है वो भी अलग अलग हो गया। तो ये भी एक जो है देखने को मिलता है एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर। क्लियर होगी बात बेटा? अब बच्चों बात करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होती है। कि बच्चों एंजाइम की जब एक्टिविटी होती है तो एंजाइम के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है। एंजाइम के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है और एंजाइम क्या करता है? किसी भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। तो जो सबस्ट्रेट है वो पहले एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाता है। एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाता है। फिर एंजाइम जब पूरी तरीके से फिट कर लेता है सबस्ट्रेट को, फिर वो सबस्ट्रेट के अंदर कुछ केमिकल चेंज कर देता है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर होगी बात? तो इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ, टाइम कम है। कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, नेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसको देखिए बच्चों, क्या होता है कि पहले एंजाइम रिएक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि सबस्ट्रेट फिट हो जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर। इससे क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करता है? प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। इसको रिलीज कर देता है, प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। ठीक है बेटा, ये देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम से वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात? वो जो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप सबकी जो भी क्वेरीज है वो आप मेरे से पूछ लीजिए। कल हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट को कवर अप करता है, एंजाइम की एक्टिविटी कैसे, तो ये सब कल हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास। ठीक है ना, और कोशिश रहेगी कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए।